हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और बहुत दिन से इंडियन पॉलिटी का लेक्चर आपका नहीं आ रहा था। तो कुछ प्रॉब्लम्स थी, इसकी वजह से आपका लेक्चर इंडियन पॉलिटी का नहीं आ पा रहा था। तो अभी मैंने फिर से स्टार्ट कर दिया है इंडियन पॉलिटी का, और आज हम पढ़ेंगे सिटीजनशिप। और लक्ष्मीकांत हम करवा रहे हैं आपके लिए, और घटना चक्र की भी सारे सीरीज चल रहे हैं, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी और सारे सब्जेक्ट करवाए जा रहे हैं घटना चक्र के जो होते हैं। तो आपको पता है यूपीएससी और यूपीपीसीएस दोनों को लेके हम चल रहे हैं, और आरओ एआरओ सबका मतलब साथ में लेके चल रहे हैं। जो भी आपको बेनिफिट्स पहुंचा दे वो। तो एक क्या होलिस्टिक अप्रोच लेके हम चल रहे हैं, जिसमें घटना चक्र करने से तो आपको प्रीवियस ईयर का सारा सोल्यूशन मिल ही जाएगा, और आप देख सकेंगे कि प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके साथ हम टेस्ट सीरीज भी चला रहे हैं, कभी कभी टेस्ट सीरीज भी आती है, उसको भी सॉल्व करिए। और स्पेक्ट्रम का भी क्लास चल रहा है यूपीएससी के लिए, और यूपीएससी के लिए थोड़ी ना होता है, वो तो सारे सब्जेक्ट के लिए होता है। उसी तरह से चल रहा है आपका पॉलिटी। पॉलिटी भी चल रहा है, इसको भी इंजॉय करिए। और बहुत सारे फैक्चुअल जो डेटा होते हैं वो भी आपको बताए ही जाते हैं, करंट अफेयर भी आता है, और बहुत सारी सब्जेक्ट करवाए जा रहे हैं। आप चैनल पे आइए, विजिट करिए और देखिए। चलिए बिना वहां पर जाए हम देखेंगे पहले आपको आज इंडियन पॉलिटी का सिटीजनशिप। तो लक्ष्मीकांत आपको पता ही होगा कि ये जो है यूपीएससी के लिए या फिर जितने भी पॉलिटी के होते हैं, पॉलिटी से रिलेटेड एग्जाम होते हैं, सबके लिए बाइबल है, खासकर यूपीएससी और यूपीपीसीएस या फिर जो स्टेट लेवल के पीसीएस एग्जाम्स होते हैं उनके लिए। क्योंकि आपको केवल क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं करना होता, बल्कि मेंस में आंसर राइटिंग भी करनी होती है। मैं ये नहीं कहूंगी कि पूरा डायरेक्टली यहीं से आएगा, लेकिन हाँ, अगर आप इसको पढ़ लेते हैं तो आप पूरा का पूरा बेसिक नॉलेज कंप्लीटली क्लियर हो जाएगा, जिससे आप क्वेश्चन बहुत से ज्यादा सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए सिटीजनशिप। और हाँ, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहना चाहूंगी कि अगर आपको चैनल पसंद आता है और आपको लेक्चर पसंद आते हैं, तो बिना लाइक शेयर सब्सक्राइब किए आप प्लीज मत जाइएगा। इस चैनल को लाइक करिए, आपके सपोर्ट की जरूरत है, और शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। चलिए बहुत टाइम होगा इंट्रोडक्शन देते हुए, एनीवे स्टार्ट करते हैं हम सिटीजनशिप, लक्ष्मीकांत का चैप्टर। ओके। तो सिटीजनशिप में हम पहले बात करेंगे कि इंडिया हैज टू काइंड ऑफ पीपल्स। इंडिया में जो दो तरह के पीपल होते हैं, एक सिटीजन्स होते हैं, दूसरा एलियंस। एलियंस मतलब ये नहीं कि दूसरे गोला से आकर टपक गए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब ये मत सोचिएगा एलियंस वही जादू जादू जो आपने मूवी देखी होगी, कोई मिल गया जिसमें जादू था, जिसको धूप की जरूरत होती है, तो वो भी एलियंस नहीं है। एलियंस मतलब जो दूसरे देश से आए हुए हैं, ठीक है। सिटीजन्स आर फुल मेंबर्स, एंजॉय आर सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। तो जो सिटीजन्स होते हैं उनके पास फुल मतलब फुल क्या होता है, फुल पावर होता है टू एंजॉय द सिविल राइट्स एंड पॉलिटिकल राइट्स। एंड एलियंस कौन होते हैं? आर सिटीजन्स ऑफ सम अदर स्टेट, हैज टू कैटेगरी, मतलब दूसरे स्टेट, मतलब स्टेट मतलब स्टेट क्या, स्टेट ऐसा नहीं कि राज्य की बात करें, स्टेट मतलब जब आप कंट्री के लेवल की बात करते हैं तो आप स्टेट बोलते हैं। तो स्टेट है मतलब टू कैटेगरीज, मतलब जो एलियंस आते हैं उनमें दो कैटेगरीज होते हैं। पहला कौन से होता है? फ्रेंडली एलियंस होते हैं। फ्रेंडली एलियंस मतलब ये होते हैं जो जिनका कोऑर्डिनेशन जो होता है अपने देश के साथ, इंडिया के साथ काफी अच्छा रिलेशन होता है, जैसे कि मान लो रसिया से आ गए या फिर जापान से आ गए हैं, तो उनसे जो आएंगे या अमेरिका से जो आ गए वो क्या हो गए? फ्रेंडली एलियंस हो गए। और एनिमी एलियंस क्या होते हैं? जिनके साथ भारत का वार होता रहता है, जिनके जैसे कि जो भी जैसे कि लेजर राइट देन द फ्रेंडली एलियंस। तो इनको जो होता है वार, जिसका इंडिया के साथ वार होता है, उसको एनिमी एलियंस बोलते हैं। और ऐसे एलियंस को क्या होता है? लेसर राइट्स, मतलब कम राइट्स मिलते हैं देन हैड द, मतलब जो फ्रेंडली एलियंस को राइट मिलते हैं उनसे कम राइट्स इनको दिए जाते हैं, ना के बराबर ही दिए जाते हैं। डोंट इंजॉय प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, और इनको प्रोटेक्शन अगेंस्ट अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन नहीं मिलता, जो कि आर्टिकल 22 में दिया गया है कि अगर आपको गिरफ्तार किया जाता है तो उसके हिसाब से आप प्रोटेक्शन मतलब सब कर सकते हैं, ग्रांटेड कर सकते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन कन्फर्स द फॉलोइंग राइट एंड प्रिविलेज ऑन द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। जैसे कि जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो जो हमारे प्रिविलेजेस होते हैं सिटीजन्स इंडिया के, उनको कौन कौन सा राइट देता है? बहुत सारे राइट्स देते हैं, जिसमें राइट्स अगेंस्ट द डिस्क्रिमिनेशन भी होता है ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन। और जिनके जैसे कि जो हमारे इंडियन जो होते हैं सिटीजन्स, उनको रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस, बर्थ के हिसाब से उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता। ये आर्टिकल 15 में कहा गया है, जो मिलते हैं।
और राइट टू इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, और पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में उनको राइट मिलता है, मतलब लोक नियोजन के विषय में समता का अधिकार भी मिलता है। और राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेजिडेंस एंड प्रोफेशंस। मतलब क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि उनको जो होता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एवं फ्रीडम ऑफ असेंबली, और जो एक्सप्रेशन का है और एसोसिएशन का है, मूवमेंट का है, इन सब का भी राइट इनको मिलता है। और कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट भी प्रदान किया जाता है, मतलब आर्टिकल 29 और 30 में दिया गया है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, जो कि मिलता है किसको? इंडियन सिटीजन्स को। इंडियन सिटीजन्स में उनको, जैसे जो ये फ्रेंडली एलियंस हैं, उनको दिया जाता है सब प्रोटेक्शन, ठीक है। और उसके बाद बात करेंगे राइट टू वोट इन इलेक्शन टू द लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। जैसे कि जो हमारे जो जो हमारे संविधान के नागरिकों की, जैसे कि ये सब जो राइट है, इसके पहले जो मैंने बताया, वो सब जो होता है विदेशियों को नहीं मिले हुए हैं, ठीक है। वो सब विदेशियों को नहीं मिले हैं, बल्कि ये जो राइट जो मैंने बात की 15 और 16 और 19 और 29 30, ये आर्टिकल किसको मिले हैं? ये सारे के सारे हमको पूरे इंडियन को मिले हैं। और इसमें राइट टू वोट इन इलेक्शन टू टाक द लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब क्या? मतलब इसमें लोकसभा और राज्यसभा विधानसभा चुनाव में मतदान का भी अधिकार दिया जाता है। राइट टू कॉन्स्टेंट फॉर द मेंबरशिप ऑफ द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, मतलब संसद एवं राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ने का भी अधिकार उनको दिया जाता है। एंड एलिजिबिलिटी टू होल्ड सर्टेन पब्लिक ऑफिस, दैट इज President of India and Vice President of India and Judge of the Supreme Court and the High Court and Governor of State and Attorney General of India and Advocate General of State। मतलब ये जो आप देख रहे हो वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, इन सब का क्या कर सकते हैं? वो एलिजिबल होते हैं, होल्ड मतलब कि इन सब का वो ऑफिशियल मतलब इलेक्शन में लड़ सकते हैं या जीत सकते हैं, और इन लोग का पोस्ट हासिल कर सकते हैं। मतलब इतनी अपॉर्चुनिटी सब किसको मिलती है? जो कि हमारे इंडियन सिटीजन को मिलती है, जिसका सिटीजनशिप इंडियन होता है। और जो ये राइट जो ये सब दिए बताए गए आपको, ये जो होता है जो एलियंस होते हैं उनको नहीं मिलते हैं। ओके, नाउ यू क्लियर? क्लियर हो गया आपको? जो आर्टिकल कौन कौन सा? आर्टिकल 15, 16, 15 और 16 और 19 और 29 और 30, ये जो आर्टिकल है, इनमें जो जो दिया गया है, जैसे कि ये है ना राइट टू मतलब अनटचेबिलिटी वगैरह जो भी सब कुछ दिया है, और ये सब तो सब क्या है? ये हमारे इंडियन को स्पेशली मिला हुआ है, जो कि उनको नहीं मिला है। अगर आगे बात करते हैं, जैसे कि अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें बाय बर्थ कोई प्रेसिडेंट बन सकता है, और जो इंडिया में होता है वो अगर इंडियन की सिटीजनशिप हासिल कर लिया तो वो भी प्रेसिडेंट बन सकता है। चलिए अगला देखते हैं। तो सिटीजन्स आल्सो ओन और सर्टेन ड्यूटीज टूवर्ड द इंडियन स्टेट। ऐसा नहीं है कि केवल आपको सिटीजनशिप मिल गई, आपकी कोई ड्यूटी नहीं है। तो आपको पता है ना, फंडामेंटल राइट के साथ साथ आपको ड्यूटी भी दी गई है कि अगर आप सिटीजन्स हैं तो आपको कुछ ड्यूटी भी दी गई है। तो जैसे ड्यूटी क्या है? पेइंग ऑफ टैक्सेस, आपको टैक्स पे करना है, और रिस्पेक्टिंग द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम, तो आपको क्या कहते हैं? नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम का सम्मान करना है, और डिफेंडिंग द कंट्री एंड सो ऑन, और क्या करना है? और आपके देश की रक्षा करनी है, और राष्ट्रगान का सम्मान करना है। ये सारी चीजें किसको करना है? ये आपकी ड्यूटी है, डिफेंडिंग द कंट्री एंड सो ऑन। तो इन इंडिया सिटीजन्स बाय बर्थ एज वेल एज ए नेचुरलाइज्ड सिटीजन्स आर एलिजिबल फॉर द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। तो इंडिया में क्या है, जैसे कि जो सिटीजन बाय बर्थ होते हैं या नेचुरलाइज होते हैं या एलिजिबल होते हैं सिटीजनशिप के लिए, तो वो क्या कर सकते हैं? प्रेसिडेंट के आप इसका पोस्ट हासिल कर सकते हैं। इन यूएसए, मैंने अभी आपको बताया कि यूएसए में क्या होता है? ओनली सिटीजन बाय बर्थ इज एलिजिबल फॉर द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। तो यूएसए में क्या होता है? केवल वही प्रेसिडेंट बन सकता है जो कि बाय बर्थ सिटीजनशिप हासिल किया हो अमेरिका की, और कोई नहीं बन सकता। जबकि इंडिया में अगर कोई मान लो कोई अमेरिका से आ गया और यहाँ का सिटीजनशिप ले लिया, जो भी प्रोटोकॉल होते हैं उसको फॉलो करके, तो यहाँ पर प्रेसिडेंट का चुनाव लड़के प्रेसिडेंट भी बन सकता है। ओके, नाउ यू क्लियर? तो ओके, अब आगे देखते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है सिटीजनशिप जो है किस में रखा गया? आर्टिकल 5 to 11 में, पार्ट सेकेंड में। ओके, नाउ क्लियर? तो नॉट डील विद प्रॉब्लम ऑफ इक्विसेशन,
और लॉस ऑफ सिटीजनशिप, इसका मतलब ये है कि जो इसमें ना तो अधिग्रहण ना ही नागरिकता की हानि की चर्चा की गई है। मतलब यह इस बातों में तो इसमें अधिग्रहण कैसे लेना है, कैसे इससे इसकी चर्चा नहीं की गई, बल्कि यह कहा जो है संसद को दिया गया है कि नागरिकता से संबंधित मामलों की व्यवस्था करने के लिए कानून बनाए। तो 4 कैटेगरी ऑफ पर्सन्स बिकम द सिटीजन ऑफ इंडिया ऑन 26 जनवरी 1950। मतलब संविधान निर्माण के उपरांत 26 जनवरी 1950 संविधान के अनुसार 4 श्रेणियों में भारत के नागरिक बनाने के लिए प्रोटोकॉल दिए गए, जैसे कि ए पर्सन हु हैड हिज डोमिसाइल इन इंडिया एंड आल्सो फुलफिल एनी वन ऑफ द 3 कैटेगरी कंडीशंस इज। तो क्या है, मतलब एक व्यक्ति जो भारत का जैसे कि एक व्यक्ति जो भारत का मूल भारत में जन्मा है, इफ ही वाज बॉर्न इन इंडिया, और मतलब कैटेगराइज मतलब कंडीशंस क्या होते हैं, कौन सा कंडीशन होता है सिटीजनशिप बनने का। एक तो अगर इंडिया में जन्म लिया है, दूसरा क्या है, इफ आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स वाज बर्न इन इंडिया, या फिर उसका कोई भी पेरेंट्स माता पिता में से कोई इंडिया में बर्न मतलब जन्म लिया हो, या इफ ही हैज बीन ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया फॉर 5 ईयर, अगर उसको इंडिया में 5 साल मतलब क्या है रेजिडेंट मिला है 5 साल का बनने का। या फिर आर्टिकल 5 के अनुसार क्या है, आर्टिकल 5 ये कहता है कि एक व्यक्ति जो मूल निवासी है और 3 में से एक शर्त पूरी करता हो, उसका जन्म भारत में हो, उसके माता पिता में से किसी का जन्म भारत में, या संविधान लागू होने के 5 वर्ष पूर्व भारत में रह रहा हो, तो उसको भी सिटीजनशिप दी जाती है। एक पर्सन हु माइग्रेट टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान, एक व्यक्ति जो मतलब पाकिस्तान से भारत आया हो, यदि उसके माता पिता दादा दादी अविभाजित भारत मतलब जब भारत का डिवीजन नहीं हुआ था तब पैदा हुए होते हैं, तो उनमें से निम्न में से जो होता है दो में से कोई एक शर्त पूरी करता है तो भारत का नागरिक बन सकता है। तो इसमें कुछ डेट भी दिए गए हैं, जैसे 19 जुलाई 1948 से पूर्व अगर वह भारत में स्थानांतरित हुआ है मतलब आया है तो अपने प्रवसन की रीत से, तो समानता भारत में निवास किया हो, यदि उसने 19 जुलाई 1948 के बाद भारत में प्रवसन किया हो या आया गया हो के नागरिक के रूप में पंजीकृत हो, तो लेकिन व्यक्ति का पंजीकृत होने के 6 माह तक भारत में निवास करना आवश्यक होता है। तो इतना डेट नहीं याद करना, बस ये कि भारत में जो है वो पहले भारत के मतलब 1948 से पहले यहाँ पर प्रश्न किया हो मतलब रहा हो। तो इन केस ऑफ इमाइग्रेटेड इंडिया और आइदर यहाँ पर दिया गया सब डेट। आगे देखते हैं। अगला है इफ ही हैड बीन रेजिडेंट इन इंडिया फॉर 6 मंथ प्रीसीडिंग द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, या रजिस्ट्रेशन के डेट के वो 6 महीने पहले यहाँ पर रह रहा हो, तो एलिजिबिलिटी करना पड़ता है, उसके बाद 6 साल रहना पड़ता है, सब चीज़ें करनी पड़ती हैं। ए पर्सन हु माइग्रेट टू पाकिस्तान फ्रॉम इंडिया आफ्टर 1 मार्च 1947, तो इसमें क्या कहा गया है, जैसे कि एक एक व्यक्ति जो 1 मार्च 1947 के बाद भारत में पाकिस्तान मतलब भारत से क्या हो गया, भारत से पाकिस्तान चला गया, मान लो 1 मार्च 1947 को भारत से पाकिस्तान चला गया, लेकिन बाद में फिर भारत में वो लौट आया हो, तो वो भारत का नागरिक बन सकता है। उसे पंजीकरण कराना मतलब रजिस्ट्रेशन कराना होगा और एक प्रार्थना पत्र भेजना होगा और उसके 6 माह तक यहाँ पर रहना होगा, तो वो भी बन सकता है सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। ओके। और ए पर्सन एनी whose parents grandparents born in undivided India but ordinary resident outside India shall become an Indian citizen, मतलब एक व्यक्ति जिसके माता पिता दादा दादी जो होता है अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए हुए लेकिन वह भारत के बाहर रह रहा हो, फिर भी वह भारत का नागरिक बन सकता है यदि उसने भारत के नागरिक के रूप में पंजीकरण कूटनीतिक तरीके मतलब से करवाया हो। यह व्यवस्था भारत के बाहर रहने वाले भारतीयों के लिए बनाई गई है ताकि ये भारत की नागरिकता ग्रहण कर सके, यह आर्टिकल 8 में कहा गया है। तो वो सब देख लेते हैं। अब आगे हम यहाँ से पढ़ते हैं। तो कुल मिलाकर नागरिकता जो होती है, नागरिक की वे व्यवस्थाएं होती है जैसा पर नागरिकता की चर्चा करती है। व्यक्ति जो भारत का मूल निवासी हो, व्यक्ति जो पाकिस्तान से स्थानांतरित हुआ हो, या व्यक्ति जो क्या मतलब आपने अभी तक क्या पढ़ा, कुल मिलाकर नागरिकता किस में मिलती है, जब व्यक्ति भारत का मूल निवासी उसको, या व्यक्ति जो भारत जो क्या होता है पाकिस्तान से भारत में आया हो, या जब व्यक्ति पाकिस्तान स्थानांतरित हुआ हो और लेकिन बाद में भारत आ गया हो, और एक चौथा क्या है वह भारतीय मूल का व्यक्ति हो जो बाहर रह रहा हो। ठीक है, उन सबको नागरिकता प्रदान की जाती है। 4 कंडीशंस हैं। अब हम देखेंगे सिटीजनशिप एक्ट 1955। तो इसमें क्या कहा गया है, तो आपको मैं कुछ और भी चीजें बता देती हूँ, जैसे कि अभी आर्टिकल 8 में क्या कहा गया है। आर्टिकल 8 में जिसके दादा दादी में कोई अनडिवाइडेड इंडिया में रह रहे हों
उनको मिल सकता है, ये कहा गया है। और जो होता है जो मतलब बाहर चले गए हों, जैसे विदेश में अमेरिका चले गए, कोई श्रीलंका चले गए, कोई कहीं चले गए, तो यहाँ पर लौट के आए और उनको सिटीजनशिप चाहिए, यहाँ पर रहेंगे, जो भी कोई प्रोसेस होती है उसको कंप्लीट करेंगे तो उनको सिटीजनशिप मिल जाएगी। और क्या रीजन क्या होता है, नवे आर्टिकल में, आर्टिकल यही बता देती हूँ। 9th आर्टिकल में क्या कहा गया है, इसमें वह व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं होगा या भारत का नागरिक माना जाएगा जो स्वेच्छा से किसी अन्य देश का नागरिक ग्रहण कर लेगा। मतलब कोई व्यक्ति है जो वह नागरिकता उसकी कब खत्म कर दी जाएगी, खत्म, इसमें 9 में नागरिकता खत्म कर दी जाती है अगर वह व्यक्ति जो होता है, सॉरी सब डिस्टर्बेंस, तो आपको इतना पता चला। 9th में क्या किया, उसकी नागरिकता खत्म हो जाएगी अगर उसने किसी दूसरे देश की नागरिकता ले ली तो भारत की नागरिकता ऑटोमेटिक उसकी खत्म हो जाएगी। और 10वें में क्या है, प्रत्येक व्यक्ति जो भारत का नागरिक है या समझा जाता है यदि संसद इस प्रकार के किसी विधान का निर्माण करे, मतलब संसद चाहे अगर वो किसी चीज में मतलब इन्वॉल्व है, तो जैसे कि मान लो देशद्रोह में इन्वॉल्व है, मतलब देशद्रोह इन द सेंस कि किसी दुश्मन देश का साथ दे रहा हो, तो ऐसे लोग की नागरिकता है, बहुत सारे जो कंडीशंस होते हैं उनको फॉलो ना कर रहा हो, तो ऐसे मतलब लोगों की नागरिकता कौन संसद इस बार मतलब खत्म कर सकता है। तो संसद को अधिकार है, 11वें में क्या बात की गई, 11वें में बात की गई है कि संसद को अधिकार है कि नागरिकता के मतलब लेने और खत्म करने में नागरिकता संबंधित अन्य सभी विषयों के विषय में वो रूल बना सकता है। चलिए इतना क्लियर हो गया आपका, 11 में क्या दिया है, ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे 1955 का। तो सिटीजनशिप एक्ट 1955 प्रोवाइडेड द एक्विजिशन एंड लॉस ऑफ द सिटीजनशिप आफ्टर हिज कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो एक्ट हैज बीन अमेंडेड सो फार 4 टाइम्स, मतलब ये एक्ट जो है कई बार जो है अमेंडमेंट हुआ है सिटीजनशिप 1955 का, जैसे 1986 में, 1992 में और 2003 में, 2005 में। तो सिटीजनशिप एक्ट 1955 प्रिस्क्राइब 5 वेज ऑफ द एक्वायरिंग सिटीजनशिप। जैसे कि ये जो होता है 1955 का जो एक्ट है, ये 5 तरह से सिटीजनशिप प्रदान करता है, जैसे बाय बर्थ, बाय डिसेंट, मतलब ओरिजिन ऑन बैकग्राउंड ऑफ ए पर्सन इन टर्म ऑफ फैमिली और नेशनैलिटी, जस्ट सैंग्विनियस, मतलब ये होता है कि जो ब्लडेड होते हैं, जैसे जो जो मतलब खुद मतलब बाय बर्थ होते हैं उनको, और रजिस्ट्रेशन के थ्रू, और नेचुरलाइजेशन के थ्रू, और इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, मतलब टेरिटरी मान लो इंडिया में मिला दी गई, जैसे मान लो चाइना को अगर इंडिया मिला दिया गया तो सारे चाइना के पीपल हमारे इंडियन हो जाएंगे, ठीक है। पहले बात करेंगे बाय बर्थ। बाय बर्थ मतलब पर्सन बर्न इन इंडिया on or after 26 January 1950 but before 1st July 1987 is a citizen of India by birth irrespective of the nationality of his parents। मतलब ये है कि भारत में 26 जनवरी 1950 या उसके बाद परंतु 1 जुलाई 1947 से पूर्व जन्मा व्यक्ति अपने माता पिता के जन्म की राष्ट्रीयता के बावजूद भी भारत का नागरिक होगा, ठीक है। मतलब क्या है, इंडिया आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स इज ए सिटीजन ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ। तो बर्न इन इंडिया ऑन और आफ्टर 3rd December 2004 आर कंसिडर्ड citizens of India if both of their parents are citizens of India whose one parent is a citizen of India and the other is not an illegal migrant। तो भारत में बात करें तो 3 दिसंबर 2004 के बाद भारत में हुआ, मतलब कोई भी नागरिक, कोई व्यक्ति है जिसका जन्म 3 दिसंबर 2004 के बाद भारत में हुआ हो तो वह उसी दशा में भारत का नागरिक माना जाएगा यदि उसके माता पिता दोनों उसके जन्म के समय भारत के नागरिक हों या माता या पिता में से कोई एक भी नागरिक हो। लेकिन ये नहीं है कि दूसरा कंडीशन ये है कि दूसरा जो हो, जैसे माता या इंडियन है या पिता इंडियन है, लेकिन जो फादर है या मदर है वो दूसरे, वो इलीगल माइग्रेंट ना हो तो उसको भी भारत की नागरिकता मिल जा सकती है। तो ये बाय बर्थ का प्रोसीजर है। एंड नेक्स्ट बाय डिसेंट मतलब वंश के आधार पर। वंश के आधार की बात करें तो बाय डिसेंट जस्ट सैंगिनिस, तो सैंगिनिस
तो a person born outside of India on after 26 January 1950 but before 10 December 1992 is a citizen of India. If his father was a citizen of India at the time of his birth, a person born outside India or on after 10th December 1992 is a citizen of India if either of his parents is a citizen of India at the time of his birth. इसका मतलब क्या हो गया? मतलब यदि कोई व्यक्ति जो है 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद परंतु 10 दिसंबर मतलब 10 दिसंबर 1992 से पूर्व भारत के बाहर मतलब उसका जन्म क्या हो भारत के बाहर हुआ हो वह वंश के आधार पर भारत का नागरिक बन सकता है यदि उसके जन्म के समय उसका पिता भारत का नागरिक हो तो। ठीक है, तो मतलब माता पिता उसके जन्म से उसके भारत के नागरिक हो तो फ्रॉम 3 दिसंबर मतलब 3 दिसंबर के बाद यदि के बाद भारत से बाहर जन्मा कोई व्यक्ति वंश के आधार पर भारत का नागरिक नहीं हो सकता यदि उसके जन्म के 1 वर्ष के भीतर भारतीय कॉन्सुलेट में उसके जन्म का रजिस्ट्रेशन ना किया गया हो या केंद्र मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की सहमति से उक्त अवधि मतलब उतने अवधि के बाद पंजीकरण मतलब रजिस्ट्रेशन ना हुआ हो तो। ठीक है, तो आगे है एन एप्लीकेशन। तो जैसे कि ना तो ऐसे लोग को तो नहीं होगा अगर उनका रजिस्ट्रेशन ना हुआ हो तो इनके बच्चे के पास किसी अन्य देश का पासपोर्ट नहीं है अगर और लेकिन उनको क्या हो सकता है। तो मैं आपको पूरा क्लियर बता देती हूँ। बात ये है कि 3 दिसंबर 2004 के बाद भारत से बाहर का जन्मा कोई व्यक्ति से भारत से बाहर कोई व्यक्ति का जन्मा व्यक्ति वंश के आधार पर भारत का नागरिक नहीं हो सकता यदि उसके जन्म के 1 वर्ष के भीतर भारतीय कॉन्सुलेट में जाकर के उसका रजिस्ट्रेशन न करा दिया जाए मतलब रजिस्ट्रेशन करवा दिया जाए 1 साल के अंदर तो सही है मतलब टाइम पीरियड के अंदर हो या केंद्र सरकार की सहमति से मतलब जो उस टाइम के पीरियड के बीच में पंजीकरण ना हुआ हो तो वो एलिजिबल नहीं होगा। इस प्रकार के बच्चे का भारतीय कॉन्सुलेट में पंजीकरण कराते समय आवेदन पत्र में मतलब जो आवेदन पत्र होता है उनमें माता पिता को इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि उनके बच्चे के पास किसी अन्य देश का पासपोर्ट नहीं है तो उसको भारत की नागरिकता दी जाएगी। जैसे भारत में जो बाहर जन्मे बच्चे हैं उनके बारे में बात कही गई है। तो बाय रजिस्ट्रेशन क्या प्रोसेस है। तो बाय रजिस्ट्रेशन मतलब मतलब बाय रजिस्ट्रेशन नो जूस सोली एंड नो सैंग्विनिस। तो मतलब नो जूस सोली मतलब ये जो होता है उस मतलब लैंड पे जो जहाँ पर वो रहता है और ये जो बाय ब्लड उसको बोलते हैं। तो रजिस्टर एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया एनी पर्सन नॉट बीइंग एन इलीगल माइग्रेंट। तो रजिस्टर एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया एनी पर्सन मतलब कोई भी पर्सन जो होता है वो क्या कर सकता है रजिस्टर करवा सकता है इफ ही बिलोंग्स टू एनी ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी अगर उसमें से मतलब इन सब में से कोई एक कैटेगरी अगर वो फॉलो करता है। जैसे हु इज ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया फॉर 7 years बिफोर द मेकिंग एन एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन। तो मतलब भारतीय मूल का वह व्यक्ति जो नागरिकता प्राप्त का आवेदन देने से ठीक पूर्व 7 ईयर से में भारत रह चुका हो तो वह आवेदन कर सकता है मतलब रजिस्ट्रेशन के लिए। हु इज ऑर्डिनरली रेजिडेंट इन एनी कंट्री और प्लेस आउटसाइड द अनडिवाइडेड इंडिया। मतलब भारतीय मूल का वह व्यक्ति जो अविभाजित मतलब अनडिवाइडेड इंडिया के बाहर किसी अदर कंट्री में रह रहा हो वो। ठीक है, अनडिवाइडेड भारत का हो लेकिन अदर कंट्री में रह रहा हो तो वो भी। उसके बाद हु इज ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन एनी कंट्री और प्लेस आउटसाइड द अनडिवाइडेड इंडिया एंड हु इज मैरिड टू ए सिटीजन ऑफ इंडिया। मतलब ऐसा कोई व्यक्ति जो किसी इंडियन से शादी करता है या कोई भी तो ऑर्डिनरली रेजिडेंट इन इंडिया फॉर 7 ईयर और अगर वह 7 साल तक यहाँ इंडिया में रह रहा हो तो उसको भी सिटीजनशिप के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। माइनर चिल्ड्रन लेस देन 18 ईयर मतलब तो माइनर सिटीजन्स मतलब कोई व्यक्ति जो पूरी तरह से मतलब क्या है वो हाँ तो भारत के नागरिक के जो नाबालिग बच्चे होते हैं जो 18 ईयर से कम होते हैं वो भी भारत की नागरिकता के लिए क्या करवा सकते हैं रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो ये देखिए
और कोई व्यक्ति जो पूरी और बता देती हूँ मैं कुछ, कोई व्यक्ति जो पूरी आयु तथा क्षमता का हो तथा उसके माता पिता स्वतंत्र भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत हो तो भी पंजीकरण करवा सकेगा और आवेदन कर सकेगा, 12 महीने से साधारण निवास कर रहा हो, ये भी है। तो अभी देखिए जैसे कि सीमा हैदर का केस था, क्या उसको भारत की नागरिकता मिलेगी? तो अगर इन सब प्रोटोकॉल को फॉलो करवा के वो नागरिकता लेना चाहेगी तो उसको भी नागरिकता मिल ही जाएगी। अगला है बाई नेचुरलाइजेशन। बाई नेचुरलाइजेशन मीन्स क्या होता है? प्राकृतिकरण, मतलब जैसे कि प्राकृतिकरण क्या, बाय जैसे चलिए बात करते हैं हम आपको कि तो सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रांट सर्टिफिकेट ऑफ नेचुरलाइजेशन possesses the following qualification, जैसे he is not a citizen of any country where citizens of India are prevented from the becoming subject or citizens of that country by naturalization। तो इसमें ये कहा गया केंद्र सरकार आवेदन प्राप्त होने पर किसी व्यक्ति प्राकृतिक रूप से नागरिक प्रमाण पत्र प्रदान कर सकती है यदि वह व्यक्ति निम्नलिखित योग्यताएं रखता है। तो इसमें पहली योग्यता ये है कि ऐसे देश से संबंधित नहीं हो वह व्यक्ति जहां पर भारतीय नागरिकता प्राकृतिक रूप से नागरिक नहीं बन पाते हैं, मतलब ऐसे व्यक्ति जो वहां पर प्राकृतिक रूप से नागरिक नहीं बन पाते हैं तो वहां पर बाय नेचुरलाइजेशन वो अपने इंडिया में भी हम उस प्रोसेस के थ्रू नागरिक उसको नहीं बनाते हैं उस देश के निवासियों को। और दूसरा ये है कि इफ ही इज अ सिटीजन ऑफ एनी कंट्री ही अंडरटेक द रिनाउंस the citizenship of that country of the event of his application for Indian citizenship being accepted। इसका मतलब ये है, तो बीइंग एक्सेप्टेड इसका मतलब ये कि जैसे कि यदि कोई, जैसे कि वह किसी अन्य देश का नागरिक हो और भारतीय नागरिकता के लिए अपने आवेदन की स्वीकृति पर देश की नागरिकता को त्याग सकता है, नहीं, हाँ त्याग सकता है, ठीक है। इफ ही इज सिटीजन ऑफ एनी कंट्री, जैसे कोई भी व्यक्ति अगर कोई दूसरे देश की सिटीजनशिप ले लेता है तो यहाँ भारत की सिटीजनशिप उसकी खत्म हो जाती है, तो ठीक है। अगला है ड्यूरिंग ऑफ द 14 ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द सैड पीरियड ऑफ 12 months he has either resided in India in the service of a government in India or partially the one and partially the other for periods amounting in the aggregated to not less than 11 years। इसका मतलब ये हुआ कि यदि यदि कोई, मतलब यदि वह भारत में रह रहा हो, भारत सरकार की सेवा में है और इसमें कोई थोड़ा सा योगदान दिया हो एवं अन्य हो या अन्य काम किया हो तो उसे नागरिकता संबंधी आवेदन देने के कम से कम 12 माह पूर्व से भारत में रहा होना चाहिए, मतलब 12 माह नहीं 12 साल यहाँ पर दिया, 12 हाँ 12 माह तक उसको यहाँ पर अपना योगदान दिया रहा हो और रजिस्ट्रेशन मतलब करवाने से पहले वो 12 महीने से इंडिया में रह रहा हो तो इट इज एग्रीगेट टू नॉट लेस देन 11 ईयर, लेकिन ऐसा भी नहीं कि उसको 11 ईयर से पहले ही नागरिकता दे दी जाएगी, ठीक है। तो उसका चरित्र क्या हो, नॉलेज ऑफ द लैंग्वेज स्पेसिफिक इन 8th शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन, उसको 8वें शेड्यूल की जो लैंग्वेज है उसका नॉलेज होना चाहिए। क्रिमिनल रिकॉर्ड नॉट अलाउड, तो उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं होना चाहिए, तब वो भारत का नागरिक बन सकता है। अब है by incorporation of territory, मतलब if any foreign territory become a part of India, the government of India specifies the person who among the people of territory shall be the citizen of India। Suppose that अगर कोई कंट्री भारत सरकार अपनी इंडिया में मिला लेती है कोई टेरिटरी, तो उसको क्या करेगी, जितने भी उस देश के लोग होंगे वो इंडिया के सिटीजन ऑटोमेटिक, मतलब इंडियन सिटीजन ऑटोमेटिक हो जाएंगे। मान लो चाइना है, चाइना को हमने जीत लिया और चाइना को हमने इंडिया में मिला लिया, तो जितने भी चाइनीज होंगे वो हमारे इंडिया के मतलब इंडियन सिटीजनशिप उनको ऑटोमेटिकली मिल जाएगी, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है, व्हेन पुडुचेरी become a part of India, the government of India issued the citizenship order 1962 under the Citizenship Act 1955। तो जब पुडुचेरी को अपने इंडिया के पार्ट में मिलाया गया तो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा इशूज किया गया कौन सा सिटीजनशिप
ऑर्डर 1962 अंडर द सिटीजनशिप एक्ट 1955 के द्वारा उनको इंडियन सिटीजनशिप की नागरिकता दे दी गई। तो ऐसे ही होता है, अगर कोई भी यूनियन टेरिटरी इंडिया में कोई मिलाएगा हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट, तो वहाँ के लोग ऑटोमेटिकली इंडिया के सिटीजनशिप बन जाएंगे। अगला लॉस ऑफ सिटीजनशिप। अभी तो आपने पढ़ा कि हाँ सिटीजनशिप के कौन कौन से तरीके से मिलती है, तो हम लॉस को पढ़ेंगे सिटीजनशिप होते कौन कौन से तरीके से हैं। तो सिटीजनशिप एक्ट 1955 प्रिस्क्राइब्स 3 वेज ऑफ लॉसिंग सिटीजनशिप, मतलब इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955 के द्वारा 3 तरह से हम सिटीजनशिप को लॉस कर सकते हैं। जैसे बाय रिनाउंसिएशन, एनी सिटीजन ऑफ इंडिया कैन मेक ए डिक्लेरेशन renouncing his Indian citizenship. Every minor child of his parents also loses Indian citizenship. Suppose that कोई तो इंडियन जो सिटीजन है जो वहाँ का citizenship छोड़ना चाहता है तो छोड़ सकता है। अगर कोई अन्य देश का मान लीजिए उसे citizenship वहाँ का citizenship छोड़ देता है तो क्या होगा, बड़े से जो माइनर बच्चे होंगे तो उनका भी citizenship ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। चाइल्ड अटेंड द एज ऑफ 18 में इंडियन सिटीजन, मतलब वो बच्चा 18 ईयर कंप्लीट कर लेता है तो वो फिर से इंडियन सिटीजनशिप के लिए रिज्यूम मतलब कर सकता है, मतलब फिर से अप्लाई कर सकता है, बन सकता है। बाय टर्मिनेशन, टर्मिनेशन में क्या होता है, इंडियन सिटीजनशिप कॉन्स्टिट्यूशनली एंड विदाउट undue influence or compulsions to acquire the citizenship of another country, his Indian citizenship automatically terminated। तो टर्मिनेशन में क्या होता है, अगर कोई किसी अन्य देश का सिटीजनशिप ले लिया तो क्या होगा, तो उसकी सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली ही टर्मिनेट कर दी जाएगी। तो ये है, और इनमें क्या अंतर है बाय रिनाउंसिएशन में और इसमें बाय टर्मिनेशन में। रिनाउंसिएशन में ना तो स्वेच्छा से उसने सिटीजनशिप त्याग दिया तो उसके बच्चे को भी सिटीजनशिप खत्म हो जाएगा, और ये टर्मिनेशन के द्वारा अगर उसने किसी अन्य देश का सिटीजनशिप ले लिया तो यहाँ पर इंडियन का सिटीजनशिप उसका टर्मिनेट ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अगला डिप्रीवेशन। तो ये डिप्रीवेशन के थ्रू कैसे होता है, इट इज ए कंपल्सरी टर्मिनेशन ऑफ इंडियन सिटीजनशिप बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये कैसे होता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कंपल्सरी कैसे कैसे किया जाता है, जैसे वंचित करने द्वारा, इसको बोलते हैं ना बाय डिप्रीवेशन, वंचित करने द्वारा। तो ये क्या कौन कौन से तरीके से होता है देख लेते हैं। ऑब्टेन द सिटीजनशिप बाय फ्रॉड, अगर उसने सिटीजनशिप हासिल करने के लिए मान लो रजिस्ट्रेशन में कोई फ्रॉड विधि अपना ली है तो उसकी सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। शोन डिसलॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अगर उसने इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के साथ कोई डिसलॉयल्टी दिखाई, मतलब अभद्रता दिखाई या फिर उनका मतलब क्या किया, अपमान किया, तो unlawful fraud traded or communicated with the enemy during a war। तो अगर उसने अनलॉफुल कोई ट्रेडेड और कम्युनिकेटेड कोई कम्युनिकेशन उसका जो होता है इनमी मतलब जो हमारे दुश्मन देश है उनके साथ युद्ध के टाइम में कोई मतलब जैसे कि उसके साथ कोई ट्रेड दिखाया, कोई मतलब मान लो कोई सप्लाई करने में हेल्प किया या फिर उसको दुश्मन का साथ दिया, तो उसको क्या करेंगे, अगर उसके साथ कोई मतलब उसका कम्युनिकेशन रहा तो ऐसे लोग का भी सिटीजनशिप क्या कर दिया जाएगा, उसको खत्म कर दिया जाएगा। विदिन 5 years of registration or naturalization the imprisonment in any country for 2 years। मान लो उसने 5 year तक रजिस्ट्रेशन करवा दिया और नेशनलाइजेशन किया, फिर नेशनलाइजेशन के थ्रू वो इंडिया का सिटीजन के लिए अप्लाई किया, पार्ट बना, तो और वो कहीं देश में चला गया, उसको 2 साल कैद हो गई किसी भी देश में जाके, तो उसका भी सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। अगर द सिटीजन हैज बीन ऑर्डिनरी रेजिडेंट आउटसाइड आउट ऑफ इंडिया फॉर 7 years कंटिन्यूसली, अगर कोई भी व्यक्ति भारत के बाहर गया किसी देश में और वहां पर उसने कंटिन्यूसली 7 year रहा होगा, कंटिन्यू 7 year अगर रह गया तो उसका सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। मान लो आता जाता रहा, एक साल यहाँ गया, मैं गया, यहाँ से गया, फिर तब नहीं खत्म होगा, लेकिन अगर कंटिन्यूसली उसने 7 year वहां पर रह लिया तो उसका सिटीजनशिप भी खत्म हो जाएगा। तो ये रहा पूरा सिटीजनशिप। और